2 से एक निर्णय लिया और पहले वाले निर्णय को खारिज किया कि परामर्श में सहमति को आवश्यक माना, जबकि पहले निर्णय में ये था कि सहमति आवश्यक नहीं है। और इसमें ये माना कि परामर्श जो है, परामर्श में सहमति वो आवश्यक है और कॉलेजियम सिस्टम को उसका आधार बनाया और मुख्य न्यायमूर्ति अपने जो जजेस की नियुक्ति है उसमें ऐसा परामर्श अकेला न रहकर अपने जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं उसके साथ में मिलकर वो निर्णय लेगा। और तीसरा निर्णय 1998 में राष्ट्रपति के.आर. नारायणन ने अनुच्छेद 143 के तहत इस विषय पर परामर्श मांगा था और उच्चतम न्यायालय ने 9 दिशा निर्देश उसमें जारी किए या दिए उसमें निर्णय में, और स्पष्ट किया, परामर्श दिया राष्ट्रपति को कि राष्ट्रपति को अनुच्छेद 124 और 217 में दिए गए परामर्श को मानना ही पड़ेगा। और न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और जो 4 सीनियर मोस्ट जजेस हैं उनसे मिलने वाले कॉलेजियम में की जो बहुमत की राय होगी वही निर्धारक होगी। अब जो 4th निर्णय आया वो सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें 4-1 से 99 संविधान संशोधन 2014 द्वारा राष्ट्रीय नियुक्ति आयोग को असंवैधानिक घोषित करते हुए उसमें कॉलेजियम व्यवस्था को ही उन्होंने इंपॉर्टेंट माना। तो इस तरीके से ये जो एंड ऑफ द डे हम देखते हैं कि जो नियुक्ति है उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कार्यपालिका की दखलंदाजी को पसंद नहीं किया है, या उन्होंने ये कहा है कि हम लोग अपने लोगों को चुनने का अधिकार या सुप्रीम कोर्ट के जजेस को नियुक्त करने का अधिकार वो या उसको अपॉइंट करने का अधिकार या उसको चूज करने का अधिकार है वो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास में है। और एक और चीज जो एक डेवलपमेंट और है जिसको हम जुडिशियल एक्टिविज्म के नाम से जानते हैं, और जुडिशियल एक्टिविज्म एक तरीके से 1979 में इसकी हम इवॉल्व उसको भारत में होता हुआ देख सकते हैं। और कुछ इस तरीके के निर्णय जब दिए गए जस्टिस अय्यर ने, उसके बाद में जस्टिस भगवती ने, कि लोगों की जो कोर्ट है उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट काम करता है और वो कॉन्सेप्ट है लोकस स्टैंडाई का। लोकस स्टैंडाई का कॉन्सेप्ट ये है कि मैं अपने जब मैं कोर्ट में तभी जा सकता हूं जब मेरे किसी अधिकार का हनन हो रहा हो, लेकिन क्योंकि कोर्ट ने ये माना कि कुछ लोग ऐसे हैं, समाज के कुछ ऐसे तबके के लोग हैं जिनको वो एक्सेस नहीं है और उनको वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, वो न्यायालयों के जो एडवोकेट्स हैं उसकी फीस नहीं दे सकते हैं, तो उसके लिए ये कहा कि किसी भी तरीके से उनको कोर्ट नहीं आना पड़े और कोई व्यक्ति या व्यक्ति समूह उनके बिहाफ पे कोर्ट में अर्जी दाखिल कर सकता है या कोर्ट में अपनी एप्लीकेशन दे सकता है। तो इस तरीके से कोर्ट ने अपना जो एक क्लोज सिस्टम था उसको पब्लिक के लिए एक तरीके से ओपन करने का प्रयास किया, लेकिन इसके दूरगामी परिणाम जो है वो हम देखते हैं कि वो कहीं ना कहीं जो एक्टिविज्म जो कोर्ट ने अपनाया उसमें कई बार ऐसा हुआ कि एक केस आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 1997 में एक सुप्रीम कोर्ट के सामने एक PIL दाखिल की गई, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, कि कोर्ट ये कहे कि कांग्रेस को ये निर्देश दे कोर्ट कि वो 1997 में जो यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट चल रही है उसको वो शामिल हो उसके अंदर, और किस लिए कि इन द इंटरेस्ट ऑफ द कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो इस तरीके से जो जुडिशियल एक्टिविज्म है वो भी एक तरीके से इवॉल्व हुआ भारत में। और लेकिन अब मैं चूंकि समय की अपनी एक सीमा है और भी कई सारी मैं बात करना चाहता था, लेकिन अब मैं अपने लेक्चर को समअप कर रहा हूं, और लेक्चर को समअप करते हुए मैं एक चीज जरूर कहूंगा कि न्यायपालिका के पास द जुडिशरी हैज द राइट टू रिव्यू, मतलब न्यायपालिका के पास में न्यायिक पुनरावलोकन या समीक्षा का अधिकार है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि वी आर लिविंग इन द डेमोक्रेटिक सेटअप, और डेमोक्रेटिक सेटअप में न्यायपालिका कितनी ही सक्रिय हो जाए, हाँ हम उसको प्रोटेक्टर के रूप में जरूर देखते हैं कि वो
मौलिक अधिकारों के प्रोटेक्टर के रूप में या संविधान के निर्वचन निर्वचक की भूमिका में वो है। लेकिन इतना सब कुछ होते हुए भी वो लोगों द्वारा चुनी गई सरकार है, वो उसका स्थान नहीं ले सकती है। और कोर्ट ने बार बार अपने निर्णयों के द्वारा ये साबित किया है कि वो लोगों की अधिकारों की रक्षक है। लेकिन एक तरीके से वो लोगों की इच्छाओं और आकांक्षाओं को उस रूप में प्रदर्शित नहीं कर सकती है जिस रूप में चुनी हुई सरकार करती है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ में